हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पीएमएमसी। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक होने वाला है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का। आपने अभी तक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में सब कुछ जान लिया है, बस अब हमें उसका एप्लीकेशंस के बारे में बात करना है कि हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को और किस तरीके से एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। राइट, तो देखो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, अभी तक हमने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था कि ये जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है ये सिर्फ डीसी या एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। राइट, सिर्फ डीसी या एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या कि ड्रॉबैक क्या था अभी तक का, ड्रॉबैक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ड्रॉबैक ऑफ पीएमएमसी कि ये सिर्फ डीसी या एवरेज वैल्यू को मेजर कर रहा था। ठीक है, मेजर्स ओनली डीसी और एवरेज वैल्यू। ठीक है, और अगर हम लोग इसको एसी सप्लाई देते थे, जब भी एसी सप्लाई देते थे तब होता क्या था, उसमें पॉइंटर आपका जीरो पोजीशन पे वाइब्रेट करने लग जाता था, मतलब कि एसी सिग्नल को ये मेजर कर ही नहीं पाता था। यही इसका ड्रॉबैक था, एंड कैन नॉट मेजर एसी वैल्यू, एंड कैन नॉट मेजर एसी वैल्यू। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था। अब अगर हम लोग कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करें इस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में कि हम इस एसी वैल्यू को भी कुछ हद तक मेजर करने लग जाए, तो वही चीज अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एप्लीकेशंस यूज करें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का कि हम ये एसी वैल्यू को भी मेजर कर पाए, जो कि जनरली पीएमएमसी मेजर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देखो एक दो तरीके अभी हम पढ़ेंगे पर एसी वैल्यू को मेजर करने का, कि हम एसी सिग्नल जो होगा उसको पहले रेक्टिफायर से पास करेंगे। रेक्टिफायर कितने तरीके से होते हैं, एक तो होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एक बार मैं इस एसी सिग्नल को एक हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करूंगा। अब किसी भी रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है, परफेक्ट डीसी तो नहीं होता, पर वो पल्सेटिंग डीसी वैल्यू या एसी वैल्यू होता है। ठीक है, पल्सेटिंग एसी वैल्यू। अब उस पल्सेटिंग एसी वैल्यू का हम एवरेज या डीसी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब उस एवरेज और डीसी वैल्यू को पीएमएमसी मेजर कर लेगा। तो ऐसे करके पहले हम इस एसी सिग्नल को रेक्टिफायर से पास करेंगे। रेक्टिफायर हमको कुछ एक पल्सेटिंग एसी देगा, पल्सेटिंग डीसी देगा। अब उस पल्सेटिंग डीसी का हम एवरेज वैल्यू निकाल के हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के स्केल को कैलिब्रेशन करके, मतलब कुछ स्केल्स में भी चेंज करेंगे, उसके स्केल में भी कैलिब्रेशन कर देंगे, और फिर हम इस एसी वैल्यू को भी मेजर करने लग जाएंगे। राइट, तो ये चीज आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पीएमएमसी में। तो फर्स्ट मैं लूंगा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो अगर देखो मैं पहले सर्किट बनाता हूं आराम से। ये हमारा एसी सप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपका एसी सप्लाई हो गया, और यहां पे मैं सपोज करो, यहां पे मैं आपका सोर्स रेसिस्टेंस ले लेता हूं, इस सोर्स का कुछ रेसिस्टेंस ले लेता हूं, फिर यहां से आपका डायोड पास कर देता हूं, एक डायोड का यूज करता हूं क्योंकि रेक्टिफायर तो डायोड तो होगा ही। अब इस डायोड के बाद मैं यहां पे ले लेता हूं एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जिसका मीटर रेसिस्टेंस है आरएम। ठीक है, इसका मीटर रेसिस्टेंस है आरएम। तो ये एक मेरे पास सर्किट आ रहा है, तो इसका मैं नेमिंग करता हूं पहले एक चीज का। तो ये क्या है, आपका सोर्स वोल्टेज है वीएस, जो कि इक्वल है वीएम साइन ओमेगा टी। ये वीएस इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, और ये क्या है, एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है। ठीक है, Vs इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, मतलब कि साइनोसॉइडल सप्लाई है, और उसका पीक वैल्यू क्या है, Vm है। तो अगर यहां पे मैं ड्रॉ भी करते जाऊं साइड में, ये देखो ये आपका ठीक है, एक और पल्स ले लेता हूं।
ठीक है, तो ये इसका हाइट क्या है, ये आपका पीक वैल्यू है Vm और ये आपका Vs हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास साइनोसॉइडल एक सिग्नल आ गया है सोर्स, राइट। और ये क्या आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है और ये पीक वैल्यू आ रहा है 90 डिग्रीज में। तो ये हमारे पास सप्लाई हो गया जिसमें Vm है हमारा पीक वैल्यू। यहां पे एक और चीज मैं लिख सकता हूं, कई बार आपको डायरेक्टली एसी सप्लाई नहीं गिवन होगा, कई बार आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई भी गिवन रहता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज कि Vrms जो होता है वो आपका √2Vm होता है। ये चीज आप एसी फंडामेंटल्स में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, राइट। एसी फंडामेंटल्स में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो कई बार अगर क्वेश्चन में आरएमएस वैल्यू भी गिवन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि Vrms इज इक्वल टू √2Vm होता है, राइट। ये आरएमएस वैल्यू वैसे होता क्या है, आरएमएस वैल्यू सपोज करो एक बल्ब है उसमें मैं 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई करता हूं, 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई किया। अब वो जो बल्ब है ग्लो करने लग जाएगा, मतलब कि उसमें कुछ ब्राइटनेस आएगी, किसके कारण, 5 वोल्ट डीसी सप्लाई के कारण। अब अगर मुझे उसी अमाउंट का ब्राइटनेस चाहिए जितना अभी ये जो 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई जो है जितना क्रिएट किया है ब्राइटनेस इस बल्ब में, उसी अमाउंट का ब्राइटनेस अगर मुझे एसी सिग्नल से चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा एसी सप्लाई ढूंढना पड़ेगा जिसका आरएमएस वैल्यू 5 वोल्ट के इक्वल हो। तो जब मैं इस एसी सिग्नल को पास करूंगा जो 5 वोल्ट का हमको आरएमएस वैल्यू देगा, तो वो बल्ब उतना ही ग्लो करेगा, मतलब कि उसमें उतना ही पावर डिसिपेशन होगा या पावर लॉस होगा या करंट फ्लो होगा। तो यही होता है सिग्निफिकेंस आरएमएस वैल्यू का, राइट, कि हम एसी सिग्नल को कंपेयर करते हैं या उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ डीसी वैल्यूज, राइट। खैर ये तो अलग बात थी, पर यहां पे मेरे को ये सब चीज पता चल गया कि ये एसी सप्लाई है, वी साइन ओमेगा टी है, ये है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स रेसिस्टेंस आरएस है, सोर्स रेसिस्टेंस आरएस है, ठीक है। ये हमारा डायोड है जिसका डायोड का एनोड कैथोड है ये, ठीक है। इसका मैं फॉरवर्ड यहां पे मैं लिखता हूं, अब छोड़ो इसको, पीएमएमसी ही लिखता हूं यहां पे, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल हो गया जिसका मीटर रेसिस्टेंस है आरएन, राइट। और ये डायोड हो गया, डायोड। तो यहां पे मैं देख रहा हूं डायोड के बारे में भी कुछ बता दूंगी आपको पहले से, कहां पे लिखे, यहां पे लिख देता हूं डायोड के बारे में। तो डायोड के आपको पता होना चाहिए, ये जो डायोड होता है ये उसका एनोड टर्मिनल होता है, ये आपका कैथोड टर्मिनल होता है, एनोड कैथोड, पॉजिटिव माइनस, ठीक है। अब अगर आप आइडियल डायोड के केस का बात करोगे और एक बार प्रैक्टिकल डायोड के केस का, तो अगर हम इसके एनोड में पॉजिटिव सप्लाई दें और इसके नेगेटिव टर्मिनल कैथोड में भी अगर हम नेगेटिव सप्लाई दें तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, ठीक है। तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा जब हम पॉजिटिव सप्लाई दें एनोड को और नेगेटिव सप्लाई दें कैथोड को। तो फॉरवर्ड बाय कंडीशन में आपका अगर डायोड आइडियल है, मतलब एकदम परफेक्ट डायोड है, तो आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा डायोड, राइट, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर प्रैक्टिकल डायोड जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं वो डायोड एग्जैक्टली शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो उसका कुछ ना कुछ अपने में रेसिस्टेंस होगा, मतलब कि फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा उसमें। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वेरी लो रेसिस्टेंस, बहुत ही कम रेसिस्टेंस उसमें देखने को मिलेगा, वेरी वेरी लो लिखता हूं, वेरी वेरी लो रेसिस्टेंस आरएफ, ये ठीक है। और अगर हम लोग क्या करें, रिवर्स बायस करें इसको, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस मतलब कि क्या, अगर मैं एनोड में नेगेटिव सप्लाई दे दूं और कैथोड में पॉजिटिव सप्लाई दे दूं तो हमारा डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। और उस केस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा अगर आइडियल हुआ तो, और प्रैक्टिकल हुआ तो उस केस में ये वेरी 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 हाई रेसिस्टेंस शो करेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनाइट होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई मेगा ओम्स में, ठीक है। तो ये डायोड के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अगर जिसको आपको आइडिया नहीं होगा मान लो डायोड के बारे में, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना था कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, राइट, और प्रैक्टिकल डायोड और आइडियल डायोड में क्या क्या हम लेते हैं। ये
ठीक है। तो ये डायोड के बारे में बात हो गया, ये सप्लाई के बारे में बात हो गया, ठीक है। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल के बारे में हमको सब कुछ पता है, ये सोर्स रेसिस्टेंस हो गया। अब इसके वर्किंग के बारे में बात कर सकता हूं मैं। तो देखो, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर मैं देख रहा हूं इस 0 से पाई में पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये देखो ये क्या है आपका -Vm है, नेगेटिव पीक हो गया। और इसी के नीचे मैं ड्रॉ करता हूं एक और चीज, ठीक है, ये ओमेगा टी ये। और अगर मेरे को आउटपुट वोल्टेज बनाना है तो उसको हम देखते हैं। और यहाँ पे अगर मैं करंट फ्लो करवा देता हूँ आई, यहाँ पे एक करंट फ्लो हो गया आई, तो इसका भी वेवफॉर्म हम देखते हैं कि क्या क्या वेवफॉर्म हमको देखने को मिल रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये पीएमसी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, और ये करंट क्या है जो ये सर्किट में फ्लो होगा, उसका अगर हम वेवफॉर्म देखें, अगर हमको ये एसी सप्लाई का वेवफॉर्म पता है तो देखो 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में डायोड के पॉजिटिव एनोड में पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये, और इधर नेगेटिव सप्लाई लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो उससे होगा क्या, आपका डायोड आ जाएगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अगर आप आइडियल डायोड ले रहे हो तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अगर आप प्रैक्टिकल डायोड ले रहे हो तो वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो उससे होगा क्या कि आपका करंट आराम से इधर से फ्लो कर लेगा, ये करंट आपका वापस फ्लो कर लेगा, ठीक है, पूरे सर्किट में फ्लो कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे डायोड आपका अभी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो वोल्टेज भी है आपका यहां से यहां तक, वो आपका आराम से यहां पे आ जाएगा। तो ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसका भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू Vm। अब जैसे ही नेगेटिव सप्लाई हुआ इस यहां से, ठीक है, 0 से पाई तक पॉजिटिव था, अब पाई से 2 पाई होगा क्या कि अब आपका नेगेटिव हाफ सप्लाई में ये वाला जो एनोड है वो अब नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि क्या, आपका डायोड पहुंच जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन में। और अगर ये डायोड आपका आइडियल हुआ तो ये तो पूरा ही ओपन सर्किट हो गया, मतलब कि करंट आपका फ्लो ही नहीं करेगा। और अगर प्रैक्टिकल डायोड भी हुआ तो भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अलाउ करेगा, तो उस केस में भी आपका करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, पूरा का पूरा ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो Vm sin ओमेगा टी है वो इधर आ जाएगा, समझ रहे हो। ये जो डायोड Vm sin ओमेगा टी है, ये ओपन सर्किट होने के बाद, यहां पे ओपन सर्किट होने के बाद ये देखो, ये आपका Vm इधर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा सोर्स वोल्टेज इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो पीएमएमसी की तरफ कुछ भी वोल्टेज आपका आ ही नहीं पाएगा, राइट, कुछ भी वोल्टेज आपका आ ही नहीं पाएगा। तो इवेंचुअली आपका करंट भी फ्लो नहीं करेगा पीएमएमसी से। तो उस केस में पाई टू पाई आपका ये 0 हुआ। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में सेम स्टोरी होने वाला है, ये देखो, राइट, ये आपका फिर से, ठीक है। और अगर मैं इसको करंट, ये तो आपका करंट ये हो गया आपका Vm हाइट, राइट। करंट का मैं यहां पे वेवफॉर्म बनाऊं तो ये सेम होगा यहां पे, ये फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल आराम से करंट फ्लो हुआ भाई। फॉर पाई टू 2 पाई जो नेगेटिव हाफ साइकिल था उसमें डायोड हो गया था रिवर्स बायस ओपन सर्किट, तो यहां से पाई से 2 पाई तक करंट आपका 0 था, यहां से यहां तक 0 था, फिर आराम से फ्लो हुआ, ठीक है। तो ये हो गया उसका करंट का मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसको Im से डिनोट कर रहा हूं, ये हाइट कितना है, Im है। तो अब Im, अब देखो ये Im हो गया इसका हाइट, राइट, Im हो गया इसका हाइट। तो अगर पहले तो मैं इस वेवफॉर्म का अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना हो, एवरेज वैल्यू निकाल के बताओ इस हाफ वेव रेक्टिफायर के, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट का एवरेज वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं अगर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो आई एवरेज कितना होने वाला है। इसके लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा यहाँ पे चीज कि अब मेरे को कैलकुलेशन करना है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस सर्किट को मिटा देता हूँ, राइट, इसको यहां पे लिखता हूं मैं,
ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो रहा है, एवरेज वैल्यू अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, दिस करंट का एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड यहां पे कितना है भाई, टाइम पीरियड मुझे यहां पे दिख रहा है, यहां से t इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ये टाइम पीरियड है वेवफॉर्म का, करंट का। ठीक है, तो 1 बाय टाइम पीरियड और 0 टू t आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट, ये होगा आपका एवरेज करंट। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड इज हाउ मच, 1 बाय 2 पाई, 0 से, अब टाइम पीरियड 0 भले ही 2 पाई है, पर पाई टू 2 पाई तो आपका वैल्यू 0 है। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करूंगा, पहले 0 से पाई इंटीग्रेट करूंगा, फिर पाई टू 2 पाई करूंगा, तो पाई से 2 पाई तक तो 0 वैल्यू आएगा, तो ओवरऑल मेरा इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, 0 से पाई, 0 से पाई आपका, यहां से यहां इतना ही बस मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो यहां पे आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी, मेरे को देखने को मिल रहा है डी ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये आई एम को मैं बाहर निकाल लेता हूं, आई एम को बाहर निकाल लिया, अब 0 टू पाई इंटीग्रेट किया साइन ओमेगा टी को, तो कितना आ गया, माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ गया 0 से पाई। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आई एम बाय 2 पाई माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस पाई, माइनस कॉस पाई इज हाउ मच, माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस किया अगर मैं, और यहां पे क्या पुट किया आपका, अगेन माइनस ऑफ माइनस आपका कॉस 0, कॉस 0 आपको कितना होगा 1। ठीक है, तो अगेन ये ऐसा हो गया, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपके पास ओवरऑल आ रहा है आई एम बाई 2 पाई इंटू 2 दैट इज इक्वल टू आई एम बाई पाई। तो ये अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पे एवरेज वैल्यू मुझे मिल रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस इज आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम बाई पाई, ये करेक्ट। यहां पे मैं आपको एवरेज वैल्यू निकाल के दिखा दिया, इस करंट आउटपुट करंट का वेवफॉर्म जो पीएमसी में फ्लो हो रहा है, ये आई एम बाई पाई। अब आई एम क्या है भाई, ये आई एम की वैल्यू क्या है, देखो ये है वीएम, वीएम साइन ओमेगा टी। जब इस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू होगी सोर्स वोल्टेज की, वीएम होगी। इस इंस्टेंट पे मतलब कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पे आपकी सोर्स वोल्टेज की वैल्यू वीएम होगी, तो उस केस में आपका जो करंट फ्लो होगा वो आईएम फ्लो करेगा, उस केस में आईएम फ्लो करेगा। तो इस इंस्टेंट के करंट को क्या निकलेगा यहाँ पे, वी आई एम इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं आई एम इज इक्वल टू वी एम। ठीक है, जब आपका मैक्सिमम वोल्टेज है उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और वीएम अपॉन ये शॉर्ट सर्किट रहेगा डायोड आपका, और अगर डायोड का मैं रेसिस्टेंस ले लूं, डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस में ले रहा हूं आरएफ, जो कि बहुत स्मॉल होगा इन केस ऑफ प्रैक्टिकल डायोड। आइडियली क्या होगा, 0 होगा, प्रैक्टिकली स्मॉल रेसिस्टेंस होगा आरएफ। तो कितने रेसिस्टेंस है यहाँ पे, आरएस, आरएफ, आरएम, मीटर रेसिस्टेंस, डायोड रेसिस्टेंस, सोर्स रेसिस्टेंस। तो आईएम कितना हो गया, आरएस, आरएफ प्लस आरएम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज करंट निकाल दिया और मैक्सिमम करंट भी निकाल दिया। अब राइट, ये चीज आ गया है मेरे पास। अब देखो यहां पे, अब मैं कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, तो देखो अब मैं यहां पे आई एवरेज में आई एम की वैल्यू पुट करता हूं। अगर यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है भाई, आई एवरेज आ रहा है मेरा, आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम बाई पाई है, आई एम की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे मैं, तो ये हो गया वी एम अपॉन पाई आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम, ये हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे क्या पता है कि भाई ये जो वीएम है, ठीक है, ये वीएम जो है ये आपका किसके इक्वल है, वी आर एम एस आपका इक्वल है √2 इंटू सॉरी ये आपका वी आर एम एस जो था, ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये वीएम जो है वो आपका √2 वी आर एम एस के इक्वल होता है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया था। ठीक है,
इसको आप करेक्ट करेंगे कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाय रूट 2 होता है, तो मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था कि वी एम इज इक्वल टू रूट 2 वी आर एम एस। ठीक है, तो इस चीज को आप करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वी एम की वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा वो, अगर रूट 2 वी आर एम एस यहाँ पे पुट करता हूं आर एम एस वैल्यू, तो यहाँ पे पाई हो गया ये आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एफ। ठीक है, तो ये आ गया आई एवरेज। अब अगर आप रूट 2 बाई पाई को कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी पता है, आई एवरेज आएगी, आई एवरेज इन केस ऑफ एसी सप्लाई, आई एवरेज इन केस ऑफ एसी सप्लाई आपका आएगा 0.45 वी आर एम एस आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम। ठीक है, तो ये एवरेज करंट रहेगा एसी सप्लाई का आपका इन केस ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रैक्टिकल डायोड। ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड, क्योंकि यहां पे मैंने डायोड का कुछ रेसिस्टेंस माना है आर एफ। अगर मैं यहां पे इन केस ऑफ आइडियल डायोड का केस लूं, इन केस ऑफ आइडियल डायोड क्या होगा, इन केस ऑफ आइडियल डायोड आपका आर एफ जो होगा फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ड्रॉप आपका डायोड के केस में वो 0 हो जाएगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है डायोड आपका आइडियल। तो आई एवरेज उस केस में, एसी सप्लाई के केस में आपका किसके इक्वल आएगा, 0.45 वी आर एम एस अपॉन आर एस प्लस आर एम। राइट, ये वैल्यू आ रही है भाई मेरे पास। अब देखो, अगर यहां पे मैं लिखूं अज्यूमिंग, ठीक है, अज्यूमिंग वी आर एम एस इज इक्वल टू वी टी सी, मतलब कि क्या, यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं। ठीक है, ये तो पूरा कहानी किसका था, जब हम यहां पे एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे, जब यहां पे हम एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे तब मेरे पास ये एवरेज करंट आ रहा है एसी सप्लाई के केस में 0.45 आरएम वी आरएमएस अपॉन आरएस प्लस आरएम। अगर मैं यहां पे एसी के बजाय यहां पे डीसी सप्लाई कर दूं, और यहां पे डीसी सप्लाई कर दूं, ठीक है, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई करूं यहां पे और उसकी वैल्यू क्या लूं, वीडीसी, तो यहां पे करंट कितना फ्लो होने लग जाएगा, आईडीसी करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, और डीसी सप्लाई होता क्या है भाई, एकदम सिंपल सा तो होता है, ये ऐसे, ये आपका डीसी सप्लाई हो जाएगा वीडीसी, और ये वीएस सोर्स वोल्टेज। इसी में अगर वो करंट ड्रॉ करना होगा तो करंट का भी वेवफॉर्म कुछ ऐसे ही बनेगा, आई, और ये आपका ऐसे आ जाएगा आईडीसी। ठीक है, और डीसी सप्लाई में होता क्या है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वही उसकी एवरेज वैल्यू होती है, राइट, ये होता है। अब अगर ये ऐसा केस है कि मैं जितना अमाउंट ऑफ आरएमएस वैल्यू था उतने अमाउंट का ही डीसी सप्लाई करंट कर दिया हूं यहां पे, और अब करंट फ्लो हो रहा है आईडीसी करंट फ्लो हो रहा है, और उस केस में अगर मैं निकालना चाहूं कि आईडीसी वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, आईडीसी की वैल्यू क्या होगी, और यहां पे मैं डायोड को हटा देता हूं क्योंकि डीसी सप्लाई के केस में डायोड का कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं, डायोड का कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं। तो अब अगर मैं यहां पे पता लगाना चाहूं कि आईडीसी की कितनी वैल्यू है तो वो किसके इक्वल आएगा बताओ, यहां पर मैं लिख दूं क्या इसको, इस चीज को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, यहां पे ट्रांसफर लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपका आई एवरेज आपका इक्वल है आई एम बाई पाई जो हमने डिराइव करके देखा, और दूसरा चीज मैंने बोला आई एम जो का इक्वल था वो वी एम आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम के इक्वल हो रहा था, ये चीज भी हमने अभी चेक किया। अब डीसी सप्लाई में वापस आता हूं मैं, तो आई डीसी किसके इक्वल हो रहा है, आई डीसी आपका इक्वल हो रहा है वी डीसी अपॉन आर एस प्लस आर एम, आर एस प्लस आर एम, करेक्ट। ये हो गया मेरा आईडीसी, जो ये करंट फ्लो होने वाला है उसके इक्वल वैल्यू। ठीक है, अब ये जो वीडीसी है ये किसके इक्वल लिया मैंने, अज्यूम किया है कि आरएमएस वैल्यू के इक्वल होगा, तो क्या मैं इसको रिप्लेस करके वीआरएमएस लिख दूं क्या, क्योंकि दोनों की तो वैल्यू इक्वल है। ठीक है, अब ये मेरे पास
एसी के केस में आया है, आई एवरेज इन केस ऑफ एसी, एंड दिस इज आई एवरेज इन केस ऑफ डीसी। ठीक है, आई एवरेज इन केस ऑफ डीसी, क्योंकि एवरेज करंट डीसी के सेम केस में सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ठीक है, वेवफॉर्म से हमको पता है, हम एसी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। तो यहां पे मेरे पास आई एवरेज डीसी आ गया, आई एवरेज एसी आ गया। अब मेरे पास फिगर का कोई काम नहीं है, तो मैं फिगर को हटा देता हूं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं आई डी सी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर एस प्लस आर एम। ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर करूं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं, ये आपका हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिल रहा है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं आई डी सी एवरेज, देखो ये वी आर एम एस अपॉन आर एस प्लस आर एम, ये पूरा पोर्शन सेम है, इतना से लेके यहां तक। ठीक है, बस 0.45 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब वी ए सी एवरेज जो है, वी ए सी एवरेज वो आपका इक्वल टू 0.45 इंटू दिस, जो कि पूरा सेम है यहां पे। ठीक है, इंटू 0.45 इंटू आई डी सी एवरेज, यहां पे आई डी सी एवरेज के इक्वल, आईडीसी एवरेज के इक्वल। तो अब इस चीज को मैं बहुत स्टार मार्क करता हूं। इस स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। कैसे समझते हैं? देखो, अगर मैं एक डीसी करंट फ्लो करूं जिसका एवरेज वैल्यू है, डीसी करंट फ्लो करूं जिसका एवरेज वैल्यू है 10 एम्पियर। ठीक है, मैंने क्या किया, एक डीसी करंट लिया जिसका एवरेज वैल्यू है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का डीसी वैल्यू लिया। तो अगर मैं यही सेम चीज आपका इस एसी में सप्लाई कर दूं, एसी करंट के थ्रू जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट था उससे सप्लाई करूं, तो आपका पीएमएमसी किस करंट को मेजर करेगा? 0.45 ऑफ दिस आईडीसी एवरेज। मतलब कि क्या, ये हो जाएगा 0.45 इंटू 10, दैट इज 4.5 एम्पियर्स। ठीक है, तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपका एक डीसी करंट है जिसकी वैल्यू है 10 एम्पियर, राइट, तो उसको आपका पीएमएमसी तो अच्छे से मेजर कर लेगा, पर वही 10 एम्पियर अगर आप एक एसी करंट देते हो, वही 10 एम्पियर अगर आप एक एसी करंट देते हो, तो आपका पीएमएमसी हाफ वेव रेक्टिफायर के यूज करने के बाद एसी मेजर तो कर लेगा, पर वो 10 एम्पियर वैल्यू नहीं देगा, वो देगा 4.5 एम्पियर। राइट, समझ में आ रहा है खेल कि हमारा ड्रॉबैक था पीएमएमसी का कि वो डीसी और एवरेज वैल्यू को मेजर नहीं कर पाता था। ठीक है, तो हमको और वो डीसी और एवरेज वैल्यू को मेजर कर लेता था और एसी वैल्यू को मेजर नहीं कर पाता था, पर हमने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जिससे अब वो एसी वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं। क्या मॉडिफिकेशन किया कि हमने एक हाफ वेव रेक्टिफायर कनेक्ट कर दिया जिससे हमको पल्सेटिंग डीसी मिलने लग गया, उसका एवरेज वैल्यू निकाल लिया और वो चीज हमारा पीएमसी मेजर कर ले रहा था। पर अब हुआ क्या, उससे ये हुआ कि मेजर तो कर ले रहा है एसी, पर यहां पे डीसी जो 10 एम्पियर का आराम से मेजर कर ले रहा था, पर यहां पे अगर 10 एम्पियर का अगर हम एसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो 10 एम्पियर हमको नहीं दे रहा है, वो हमको दे रहा है 4.5 एम्पियर। तो इस कारण इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, पीएमएमसी के स्केल में कुछ ऐसा कैलिब्रेशन करेंगे, मतलब कि उसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर कुछ ऐसा चेंजेस ला देंगे ताकि हमको एग्जैक्ट करंट मिलने लग जाए, एग्जैक्ट रीडिंग मिलने लग जाए। तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, राइट। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, कीपिंग
this relation in mind, this relation in mind, we do the calibration of scale, कैलिब्रेशन ऑफ स्केल। ठीक है, पीएमसी का स्केल में कैसे कैलिब्रेशन करेंगे? अब देखो ये 4 पॉइंट एम्पियर है, हमको चाहिए कितना? 10 एम्पियर। अगर मैं इसमें से 2.22, देखो कैलकुलेटर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2.22 अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, इस चीज में 4.5 एम्पियर में से यहां पे इससे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 2.22 एम्पियर। ठीक है, 4.5 इंटू 2.22, ये हमारा ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 एम्पियर आ जाएगा। पता है, ये हमारा ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 एम्पियर आएगा। अब ये 2.22 कहां से आ गया, आप पूछ रहे होंगे, तो ये 2.22 कहां से आया? ये आया है हमारा यहां से, ये आया है 2.22 इज केम फ्रॉम 1/0.45 से, 1/0.45। मतलब कि क्या, अगर मैं इस 0.45 को इधर लेके जाऊं, इसको इधर लेके जाऊं, तो मेरे पास 1/0.45 आ जाएगा। तो 2.22 इंटू आईएसी एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को डीसी का जो करंट है उसको मैं मेजर कर पाऊंगा, जो ये 10 एम्पियर हमारा उस टाइम सेम आ जाएगा रीडिंग्स। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं कि पहले तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर को कनेक्ट कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो हाफ वेव रेक्टिफायर का रीडिंग है यहां पे, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का रीडिंग आएगा, जो पूरा वो जो सर्किट बनाया था ना, उस पूरे सर्किट का जो रीडिंग आएगा लास्ट में, विल बी इक्वल टू 2.22 इंटू पीएमएमसी रीडिंग। ठीक है, इंटू 2.22 इंटू पीएमएमसी रीडिंग। मतलब कि अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का जो रीडिंग आ रहा है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जो ओवरऑल रीडिंग आएगा आपका, जो हाफ वेव रेक्टिफायर का ओवरऑल रीडिंग आएगा वो कहां से आएगा? पीएमएमसी मीटर से आएगा। और उस पीएमएमसी रीडिंग को मैं 2.22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का ऑलमोस्ट एक्यूरेट रीडिंग आने लग जाएगा एसी वैल्यू का। समझ में आ रहा है? मतलब कि हमने एसी सिग्नल प्रोवाइड किया, एसी सिग्नल से हाफ वेव रेक्टिफायर से पास किया, वो पल्सेटिंग डीसी आ गया, पल्सेटिंग डीसी का एवरेज वैल्यू हमको पता चल गया। तो हमने एसी को मेजर करना स्टार्ट तो कर दिया, पर अब हमें कुछ कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो कैलिब्रेशन करने के लिए हम क्या किए कि ये जो पीएमसी का जो रीडिंग आ रहा था लास्ट में, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया 2.22, तो ओवरऑल जो ये रिजल्ट आएगा वो ही हमारा रिजल्ट होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का रीडिंग का। राइट, तभी भी आपसे क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में अगर मैं इस एसी सिग्नल को मेजर कर रहा हूं तो उसमें आपका एरर कितना आ रहा है, तो आप क्या करोगे? देखो एक्चुअल में तो डीसी वैल्यू आपका इतना था 10 एम्पियर, है ना, डीसी वैल्यू ये आपका एग्जैक्ट मेजर होना था। पर कई बार यहाँ पे 4.5 इंटू 2.22 करोगे तो हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट 10 एम्पियर आ जाए, पर कई बार ये 2.22 मल्टीप्लाई करने से ना आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो वही एरर आपको कई बार कैलकुलेट करने बोल देता है एग्जाम में। पर ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रीडिंग जो आएगा ओवरऑल सर्किट कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पीएमएमसी का रीडिंग को जस्ट 2.22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और पीएमएमसी का रीडिंग क्या था उस टाइम? आईएसी एवरेज, क्योंकि आपको याद होगा आईएसी, ये आईडीसी एवरेज नहीं, आईएसी एवरेज, जो कि क्या था 0.45 इंटू वीआरएमएस आरएस प्लस आरएम। राइट, यहां पे अगर मैं एक और चीज मेंशन करता हूं, यहां पे आईएसी एवरेज इज इक्वल टू 0.45 आईडीसी एवरेज। इस स्टेटमेंट का एक और इंपॉर्टेंस ये है कि मुझे यहां पे डायरेक्टली सेंसिटिविटी पता चल रहा है। क्या सेंसिटिविटी पता चल रहा है? कि सेंसिटिविटी ऑफ एसी सिग्नल, सेंसिटिविटी ऑफ एसी सिग्नल इज लेस देन सेंसिटिविटी ऑफ डीसी सिग्नल। ठीक है, ये सेंसिटिविटी ऑफ डीसी सिग्नल, ये यहां पे सेंसिटिविटी का भी कई बार क्वेश्चन आता है कि इस केस में, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर लेके, तो यहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आपका जो डीसी सिग्नल का सेंसिटिविटी होता है वो ज्यादा होता है, और एसी का जो सेंसिटिविटी होता है वो 0.45 टाइम्स ऑफ
डीसी का सेंसिटिविटी के इक्वल होता है। वो कहां से पता चल रहा है? इस रिलेशनशिप से पता चल रहा है मुझे डायरेक्टली कि यहाँ पे आपका 10 एम्पियर डायरेक्टली मेजर कर ले रहा है, मतलब डीसी के लिए सेंसिटिव तो है, पर एसी के केस में 4.5 जो आपका रीडिंग आ रहा है उसको जो मेजर कर रहा है वो 0.45 टाइम्स ऑफ दिस हो रहा है, राइट, ये चीज। तो यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप का भी बात कर लिया, सेंसिटिविटी का भी बात कर लिया, करेक्ट, राइट। तो अब मैं यहां पे इस चीज को लिखता हूं। अगर मैं एक और चीज लिखना चाहूं यहां पे, तो आपको पता होगा 0.45 ये तो हो गया भाई आपका सेंसिटिविटी, डीसी सेंसिटिविटी। यहां पे एसी सेंसिटिविटी को आपको याद होगा, सेंसिटिविटी जो होता है इक्वल टू आर बाय वी होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेंसिटिविटी का ये हमने स्टोरी जानते थे हम। तो यहां पे आर क्या था? आर इन केस ऑफ आइडियल केस, आइडियल डायोड के केस में आर क्या हो रहा था? आर होगा आपका आर एस सीरीज रेसिस्टेंस प्लस मीटर रेसिस्टेंस, ठीक है, सीरीज रेसिस्टेंस प्लस मीटर रेसिस्टेंस, ये हो गया। और वी क्या है? ये है वी आर एम एस भाई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आर एस कितना आ रहा है? आर एस आ रहा है, वी आर एम एस को इधर ले जाता हूं तो 0.45 इंटू सेंसिटिविटी वी आर एम एस इंटू डेल डी सी माइनस आपका आर एम, ये इन केस ऑफ आइडियल केस। और यही चीज अगर मैं इसको लेता हूं तो 0.45 इंटू वी आर एम एस डेल डी सी माइनस आर एम माइनस आर एफ, ये प्रैक्टिकल केस में, माइनस आर एफ प्रैक्टिकल केस में। ये आइडियल केस, ये प्रैक्टिकल केस, ठीक है। तो आइडियल डायोड के केस में फॉरवर्ड रेसिस्टेंस उसका 0 होगा, पर प्रैक्टिकल केस में आपका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। तो मैं आरएस की वैल्यू क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि कितना सीरीज मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस या सोर्स रेसिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। इस रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपके कितना अमाउंट ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस या सोर्स मल्टीप्लायर, सीरीज मल्टीप्लायर सोर्स रेसिस्टेंस कितना कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा सेंसिटिविटी इतना हो, आरएमएस वैल्यू इतना हो, मीटर रेसिस्टेंस इतना हो, सारी वैल्यूज दे दी जाएगी और आपसे सोर्स रेसिस्टेंस पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चंस में, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर रीडिंग, ठीक है, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट रीडिंग लिख देता हूं पूरा, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। ये रीडिंग कहां से निकल रही है? ये रीडिंग निकल रही है पीएमसी के हेल्प से। तो हम क्या कर रहे हैं? पीएमसी रीडिंग को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2.22 से, राइट। तो यहां पे हमारा पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि हमारा ड्रॉबैक था कि एसी को वैल्यू मेजर नहीं कर पाता था पीएमसी, बस डीसी और एवरेज वैल्यू को मेजर करता था। तो हमने क्या किया? एक हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया, मतलब कि यहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट लिख देता हूं मैं, टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट जो मेजर कर रहा है ना, ये पूरा इसका नाम है ये हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक डायोड ले रहे हैं और एक पीएमएमसी ले रहे हैं। तो उसमें हम जब एसी सप्लाई दिए तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर एसी सप्लाई का डायोड क्या किया? हाफ वेव रेक्टिफायर की हेल्प से एसी सिग्नल को किसमें कन्वर्ट किया? पल्सेटिंग डीसी में। पल्सेटिंग डीसी का एवरेज वैल्यू आ गया, उसको हमारा पीएमएमसी मेजर कर लिया, पर फिर भी कैलिब्रेशन कुछ करना पड़ा हमें, तो उसके लिए हमने 2.22 मल्टीप्लाई कर दिया। कहां से आया 2.22? 1/0.45 से आया। और हमको यह पता चला कि एसी का जो एवरेज वैल्यू आ रहा था वो 0 डीसी के मल्टीप्लाई करने के बाद 0.45 मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा था। दूसरा चीज, यहां पे सेंसिटिविटी ऑफ एसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ डीसी वैल्यू था, मतलब आपका यहां पे 10 एम्पियर इजीली मेजर कर सकता था, पर एसी आपका मेजर नहीं हो रहा था, कुछ कैलिब्रेशन करने की नीड पड़ी हमको। तो इसलिए हमने सेंसिटिविटी का रिलेशनशिप, करंट का रिलेशनशिप और लास्ट में पीएमएमसी के रीडिंग में कैलिब्रेशन करके, ये इसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन करना, मतलब आपके स्केल को एडजस्ट करना। उसके बाद हमने 2.2 मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फाइनल जो रीडिंग आएगा इंस्ट्रूमेंट से, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाए कि रीडिंग क्या है, तो आप क्या करोगे? एवरेज वैल्यू निकालोगे। एवरेज वैल्यू निकाल लिए, उस किसका एवरेज वैल्यू निकालोगे? उस
सर्किट का जो वेवफॉर्म बनेगा, आपका करंट का वेवफॉर्म बनेगा, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया, उस करंट का एवरेज वैल्यू निकालोगे, एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 2.22, करेक्ट, 2.22 से मल्टीप्लाई किए और फिर यह क्या आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का रीडिंग यहां पे आ जाएगा। और कई बार क्वेश्चन सेंसिटिविटी से डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि कितना सेंसिटिविटी का क्या रिलेशनशिप है, करंट का क्या रिलेशनशिप है, और ये आपका सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू है। ये जो अभी हमने स्टोरी पूरा डिस्कशन किया है, यही सेम स्टोरी अब मैं डिस्कस करने वाला हूं फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, और यही सब पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर भी मैं बात करता हूं जल्दी से, फिर इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मूविंग आयरन आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पीएमएमसी से भी हमको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मूविंग आयरन, फिर इलेक्ट्रोडायनोमीटर, राइट, जिसको हम वॉट मीटर की तरह कभी कभार यूज करेंगे, एनर्जी मीटर के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा हमको एसी ब्रिजेस के बारे में बात करना पड़ेगा, राइट, और पोटेंशियोमीटर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें से क्वेश्चन उतने आते नहीं है। मेन ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, और आपका वॉट मीटर वाला केस, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी सेकेंड केस, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये तो इस केस में क्या होगा भाई, फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा हमको। तो चलो ड्रॉ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ये डायोड, ठीक है, ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट हो गया। ये डायोड D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया और ये D4 हो गया, करेक्ट। नाउ अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे आपका मीटर कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपका PMMC रीडिंग मीटर हो गया जो आपका DC वैल्यू को मेजर करेगा, ठीक है। पर हम कुछ ऐसा कैलिब्रेशन करेंगे ताकि आप AC को भी मेजर कर पाओ। PMMC जिसका मीटर रेसिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RM क्या है, मीटर रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे AC सप्लाई दे देता हूँ, ये आपका AC सप्लाई का रास्ता। तो यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसका सोर्स रेसिस्टेंस RS, ठीक है, और ये आपका AC सप्लाई, ये AC सप्लाई जिसका वैल्यू है VS इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा, हमको मिलेगा कि आपका जो VM है वो क्या है, √2 VRMS। ये सब चीज़ हमको पता है पहले से। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं वेवफॉर्म बना रहा हूँ, तो ये सोर्स वोल्टेज हो गया आपका, इसका प्लस VM, ये -VM, पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। ये हो गया। अगर आप मेरे को यहाँ पे क्या क्या बात करना पड़ेगा, सेम चीज़ चलने वाला है, सेम आपका पहले आउटपुट वोल्टेज, फिर आपका करंट। यहाँ पे आपको मैं करंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये करंट I हो गया। इस करंट I का वेवफॉर्म बनाना है हमें कि ये कैसा होगा, आउटपुट कैसा होगा, ये देखना है, ठीक है। एक हर हाफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, और आपको पता है कि डायोड अगर आपके डायोड के एनोड में पॉजिटिव लगा रहे हैं और नेगेटिव कैथोड में नेगेटिव टर्मिनल में आपका नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस में है। अगर उल्टा कर रहे हैं तो रिवर्स बायस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आइडियल केस में, और प्रैक्टिकल केस में स्मॉल रेजिस्टेंस होगा RF। तो अगर मैं ये फर्स्ट हाफ में बात करूं, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में बात कर रहा हूं, तो कौन कौन सा डायोड, ये देखो
ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखो ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव हो गया, मतलब इस डायोड के एनोड में पॉजिटिव लग गया, इस डायोड के कैथोड में पॉजिटिव लग गया, और यहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, तो यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पे माइनस लग गया, और इसके यहाँ पे प्लस आ गया, इसके यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे फिर आपका इस चीज में माइनस लग गया। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जो आपका प्लस माइनस हो गया है, यहाँ पे ये जो डायोड D1 है ये मेरा अभी क्या है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ये जो आपका है ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या हो रहा है, ये रिवर्स बायस हो रहा है, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये आपका ओपन सर्किट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है, मतलब कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है, ये आपका रिवर्स बायस हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैं नाम लिख दिया हूँ D3, D2 और D4। तो अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन निकालना चाहूं तो करंट कैसे फ्लो होगा भाई, यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे आके उस करंट के पास एक पाथ ये रहेगा, एक पाथ ये रहेगा, यहां पे क्या होगा, ओपन सर्किट है तो करंट इधर फ्लो नहीं होगा, इधर फ्लो करने लग जाएगा आई। करेक्ट, ऐसे फ्लो किया ऐसे करके। अब देखो यहां पे पहुंचने के बाद फिर से ऑप्शन रहेगा, पर यहां पे ओपन सर्किट है तो करंट इधर आ जाएगा, फिर ऐसे करके आई, ये आई। ठीक है, फिर अगेन आई, यहां पे आया करंट। अब इसके बाद फिर से दो ऑप्शन, इधर और इधर, इधर ओपन सर्किट इधर शॉर्ट सर्किट, तो इधर आ गया, फिर इधर आया, और फिर इधर से इधर निकल के वापस अपने घर चला गया। ये कब कौन सा केस था, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में हुआ। राइट, करंट का डायरेक्शन मैंने यहां पे बताया। कौन कौन से डायोड ऑन थे इस केस में, आपके डायोड D1 और D2 ऑन थे। ठीक है, डायोड D1 और D2 ऑन थे, और इस केस में करंट फ्लो हो रहा था, तो इसको मैं यहाँ पे VM बोल देता हूँ, ये VM है, और ये आपका IM बना देता हूँ, ये आपका IM, और यहाँ पे आपका IM करंट फ्लो हो रहा है। राइट, D1 और D2 के कारण सर्किट में। अब अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो अब क्या होगा, अब आपका ये डायोड आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर आप सेम प्रोसेस से देखोगे, कौन कौन सा डायोड के किस टर्मिनल में पॉजिटिव लग रहा है, किस में नेगेटिव लग रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपके डायोड D3 D4 काम करेंगे। ठीक है, और यहां पे भी आपका डायोड D3 D4 के कारण करंट फ्लो करेगा। कैसे करंट फ्लो करेगा भाई, देखो आई आया ऐसे, यहां जाने के बजाय इधर चले जाएगा, इस बार इधर से इधर जाने के बजाय इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके फ्लो होते गया, ये करंट फ्लो हुआ, ये करंट फ्लो हुआ, इधर आया, फिर इधर जाने के बजाय इधर आ जाएगा, फिर इधर से होते हुए वापस अपने घर, ये लास्ट में पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपका फुल वेव रेक्टिफायर वर्क करता है, और उसके कारण देखो ये जो PMMC था, आउटपुट वोल्टेज अगर मैं दे रहा हूं PMMC के अक्रॉस, पहले वाले केस में क्या होगा, ये आपका प्लस VM आएगा, एज इट इज प्लस VM है। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका जो सप्लाई है ना, ये उल्टा हो जाएगा, पर PMMC में वापस ऐसे लगेगा। सर्किट को अगर मैं पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये वाला टर्मिनल हो गया था माइनस, ये वाला टर्मिनल हो गया था प्लस, पर यहां पे होगा क्या कि PMMC में आपका जो ये वोल्टेज लगेगा, ये अगेन माइनस प्लस ऑफ आपका VS लगेगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज का माइनस प्लस लगेगा, और इस नेगेटिव हाफ साइकिल में VS क्या है, VS है आपका माइनस VM के इक्वल, तो माइनस ऑफ माइनस VM आपका बन जाएगा प्लस VM। तो इसलिए आपका फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपका दोनों पल्सेस आते हैं पाई और 2 पाई में, वही आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक पल्स आता है। राइट, तो यहां पे मेरे को करंट मिल गया। सेम स्टोरी आपका रिपीट होने वाला है अब आगे भी, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल ये। ठीक है, फिर से D1 D2, राइट, ये चीज, और फिर से D3 D4, और ये चलते जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास जो था करंट का, मेरे पास वेवफॉर्म आ गया है। अब मैं सेम चीज करने वाला हूं करंट के केस में। आई एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, 1/T 0 से T IM sin ओमेगा T dt, राइट, d ओमेगा T।
ये किसके इक्वल आएगा, यहां पे टाइम पीरियड कितना हो रहा है, पाई 2 पाई, कितना पाई हो रहा है, टाइम पीरियड आपका यहां पे हो रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई, राइट। तो इस केस में अगर मैं देख रहा हूं तो आपको कितना ये हो रहा है यहाँ पे 1 बाय पाई 0 से पाई साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आई एम को बाहर निकाल लिया हूं मैं, डी ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो सेम इंटीग्रेशन होने वाला है, सेम इंटीग्रेशन होगा, बस डिनोमिनेटर में आपका 2 था वहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ओवरऑल आपका जो आई एवरेज आएगा इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, वो आपका आएगा 2im बाई पाई। आप इसको निकाल के देख सकते हैं, राइट, 2im बाई पाई, ये आपका im आ गया। अब ये im किसके इक्वल होगा भाई, im उसके केस में सेम हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप का स्टोरी, पर यहां पे क्या होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका एक डायोड काम कर रहा था, पर फुल वेव रेक्टिफायर में आपके 2 डायोड काम कर रहे हैं। देखो D1 D2 D3 D4 D1 D2। अब अगर 2 डायोड हैं तो आइडियल केस में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर प्रैक्टिकल केस में आपके दोनों डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस लगेगा। तो यहां पे क्या होने वाला है, Vm RS प्लस RM प्लस 2RF, ये आपका IM एवरेज आ गया, IM आ गया। अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं इसमें, तो मेरे पास ओवरऑल क्या आएगा, I एवरेज इन केस ऑफ AC सप्लाई कितना आ रहा है भाई मेरे पास, ये आ रहा है Vm बाय 2Vm बाय पाई RS प्लस RF प्लस 2RF प्लस RM, ठीक है, 2RF प्लस RM। तो ये किसके Vm को क्या लिख सकता हूं अगेन मैं, √2 RMS, तो √2 VRMS अपॉन पाई RS प्लस 2RF प्लस RM, ठीक है। और अब ये किसके इक्वल होगा, अगर आप कैलकुलेटर में 2√2 बाई पाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा आंसर, 0.9। तो यहां पे आ रहा है मेरे पास, यहां पे लिख देता हूं आई एवरेज AC जो आने वाला है वो आने वाला है 0.9 VRMS अपॉन RS प्लस RM प्लस 2RF, ठीक है, 0.9। तो देखो ये किसकी तरह का दिख रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर का टाइप का पूरा स्टोरी दिख रहा है ना, हाँ। और ये क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में 0.45 आ रहा था, यहाँ पे 0.9 आ रहा है, मतलब कि 0.45 इंटू 2 0.9 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने वाला हूँ अभी मैं, ये, ठीक है। अब क्या कर रहा था मैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डीसी सप्लाई लिया था, जिसमें सेम, पहले तो यहां पे मैं लिख देता हूं आइडियल केस के बारे में, इन केस ऑफ आइडियल डायोड लिखता हूं, इन केस ऑफ आइडियल डायोड RF विल बी इक्वल टू 0, तो आपका आई एवरेज AC कितना आ जाएगा भाई, 0.9 VRMS RS प्लस RM, ठीक है। बार बार मैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को क्यों हटा देता हूं पता है, क्योंकि ताकि मैं वो कंपैरिजन करते अच्छे से बने, मतलब कि AC सिग्नल में क्या हो रहा है और DC सिग्नल में क्या हो रहा है उसका मैं कंपेयर कर पाऊं। क्योंकि अगर AC सिग्नल में डायोड कंडक्ट कर रहा है, DC सिग्नल में डायोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को पिक्चर में लाए ही क्यों, राइट। तो इसलिए मैं कंपैरिजन कर पाऊं, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब अगर मैं DC सप्लाई देता हूं, जिसमें क्या हम कंडीशन लेके चलते हैं, अज्यूमिंग हमारा कंडीशन रहता है कि जो RMS वैल्यू जो अभी के केस में था, इस AC सिग्नल का RMS वैल्यू जो अभी है वो किसके इक्वल हो, अभी जो हम DC सप्लाई देने वाले हैं उसके इक्वल हो। ये हम कंडीशन लेके चले हैं। तो अगर जब ये कंडीशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, IDC जो आता है भाई वो आता है VDC बाय RS प्लस RM, ठीक है, ये आता है, राइट। तो यहां पे देखो अगेन IDC एवरेज लिख सकता हूं क्या, I एवरेज DC। अब ये VDC तो इक्वल है RMS के, तो इसको मैं डायरेक्टली VRMS लिख देता हूं। तो अब अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो क्या दिख रहा है मुझे, सेम स्टोरी, क्या कि आपका ये देखो क्या दिख रहा है मुझे आपको यहां पे, आई एवरेज DC, आई एवरेज जो AC था आपका
वो इक्वल टू 0.9 आई एवरेज डीसी, आई एवरेज डीसी के इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब अगर आप डीसी करंट 10 एम्पियर का प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, 10 एम्पियर का प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो अब होगा क्या कि यहां मैं एग्जांपल के तौर में लिखता हूं, डीसी अगर 10 एम्पियर का है तो एसी कितना करंट फ्लो मेजर कर पाएगा, वो 0.9 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 9 एम्पियर्स, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि यहां पे सेंसिटिविटी, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में सेंसिटिविटी बढ़ गई एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहां पे आपका क्लोज वैल्यू मेजर कर पा रहा है ना, आपका जो ये जो हाफ फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये ऑलमोस्ट क्लोज मेजर कर पा रहा है आपकी डीसी वैल्यू से, जो एग्जैक्ट वैल्यू है। पर अभी भी कुछ ना कुछ हमें कैलिब्रेशन की नीड है ताकि हम एकदम क्लोज आए 10 एम्पियर के। क्या कैलिब्रेशन करेंगे, देखो उस केस में क्या होगा, यहां पे 0.45 था, उसको जब इधर से लेके यहां पे से लेके यहां लेके गए थे तो क्या हो गया था, 1/0.45 आ गया था, 1/0.45 कितना आया था, 2.22 आ गया था। पर अब मतलब कि क्या, अगर मैं उस केस में 4.5 एम्पियर से जब 2.2 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ऑलमोस्ट 10 एम्पियर आ गया था। तो अब मैं देखा कि अच्छा फुल अब एसी करंट तो मेजर हो रहा है, थोड़ा सा अगर मैं 2.2 अपने पीएमएमसी स्केल में 2.2 मल्टीप्लाई कर दूं, स्केल को थोड़ा सा शिफ्ट कर, मतलब मल्टीप्लायर के बाद स्केल को कैलिब्रेट कर दूं तो मैं उतना अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर कर लूंगा। तो वहां पे 2.22 मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्या करूंगा 1, इसको 0.9 को जब मैं इधर लेके आता हूं डिनोमिनेटर में तो क्या होगा 1/0.9, 1/0.9 किसके इक्वल आता है, 1.11 के इक्वल आता है। इसका मतलब कि क्या, इसका मतलब कि ये जो 9 एम्पियर आ रहा है इसके लिए अगर मैं इस 10 एम्पियर तक पहुंचना चाहूं तो अपने स्केल को मैं अगर मैं 1.11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं ऑलमोस्ट अपने रीडिंग के, जो मैं रीडिंग चाहता हूं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो वहां पे क्या होता, एक्चुअल में फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग आएगा, ठीक है, ये जो पूरा जो इंस्ट्रूमेंट बना है जिसको हम, ये जो इंस्ट्रूमेंट, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट देख लिए, उसका जो रीडिंग था उसका भी हमने देख लिया कि 2.22 इंटू पीएमएमसी रीडिंग हो रहा था। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट बन रहा है ना, ये एक्चुअल में पीएमएमसी के थ्रू बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी, राइट। ठीक है, एप्लीकेशन के कारण ही, पीएमएमसी के कारण ही बन रहा है, इसलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी बोल रहे हैं हम। तो फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग होगा वो किसके इक्वल होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे 1.11 इंटू पीएमएमसी रीडिंग, ठीक है। तो पीएमएमसी जो रीडिंग रीड करेगा, जो भी वैल्यू रीड कर रहा है उसमें हम बस कैलिब्रेशन करने के लिए 1.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल मेरे पास जो रीडिंग आ जाएगा वो फुल वेव रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग आ जाएगा, करेक्ट। ये तो आपको क्लियर हो गया पिक्चर कि यहां पे हम एसी सिग्नल भी मेजर कर पा रहे हैं और थोड़े से कैलिब्रेशन के साथ स्केल को कैलिब्रेट करने के बाद, मतलब 1.11 या 2.22 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम आराम से उस सिग्नल के करीब करीब एक्यूरेट वैल्यूज मेजर कर पा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब एक और चीज देख लो, ये चीज हमने यहाँ पे एसी 0.9 ऑफ आई एवरेज डीसी के इक्वल है, वहां पे क्या था 0.45 डीसी के इक्वल था। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सेंसिटिविटी ऑफ एसी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर टाइप कितना हो रहा है, 0.9 ऑफ आपका सेंसिटिविटी ऑफ डीसी, ठीक है। तो यहां पे सेंसिटिव है, थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है आपका इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि 0.9 ऑफ एक्चुअल सेंसिटिविटी है डीसी के, राइट। और अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर से कंपेयर कर ही लूं, अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर से यहां पे कंपेयर कर लेता हूं, फुल वेव रेक्टिफायर से अगर मैं यहां पे कंपेयर कर लूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ये लिख सकता हूं कि सेंसिटिविटी ऑफ आईएसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एसी सिग्नल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, क्योंकि वो क्या था 0.45 ऑफ डीसी था। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया मेरे पास, सेंसिटिविटी अगर मेरे पास पूछता है कोई भी क्वेश्चन में तो मैं ये लिख सकता हूं, ये सेंसिटिविटी लिख सकता हूं, ये चीज लिख सकता हूं, ये चीज का आइडिया हो गया मेरे पास।
अब एक और चीज क्या डिस्कस करना बचा था हमको, सीरीज मल्टीप्लायर के बारे में। तो यहां पे अगर सीरीज मल्टीप्लायर के केस में होता है तो देखो कैसे निकालते हैं उसको, सेंसिटिविटी ऑफ एसी सिग्नल, सेंसिटिविटी किसके इक्वल होता है, आर बाय वी, ठीक है। रेसिस्टेंस अपॉन वोल्टेज, या तो 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 1 अपॉन करंट ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पर यहां पे हम आर बाय वी यूज करेंगे। और आर यहां पे क्या है, आर है आपका सीरीज रेसिस्टेंस प्लस मीटर रेसिस्टेंस प्लस 2 डायोड यूज हो रहे हैं, ये याद रखेंगे। 2 डायोड यूज हो रहे हैं मतलब कि क्या, दोनों डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होगा तो 2RF, राइट। आइडियल केस में तो 0 हो जाएगा, पर प्रैक्टिकल केस में 2RF आएगा और बाकी सेम स्टोरी। तो यहां पे अगर मैं R बाय V करता हूं तो क्या दिखेगा मुझे, ये 0.9 DC, तो यहां पे मैं लिखता हूं RS प्लस RM। इन केस ऑफ आइडियल केस में ये VRMS हो गया और ये आ गया आपका कितना, 0.9 DC। सेंसिटिविटी आपको गिवन रहेगा डेल DC, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरा तो आपके पास आएगा RS इज इक्वल टू 0.9 VRMS, AC सिग्नल का RMS वैल्यू इंटू सेंसिटिविटी माइनस मीटर रेसिस्टेंस, ये आपका आइडियल केस में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिकल केस में चाहिए तो आप क्या करोगे, 0.9 इंटू VRMS डेल DC माइनस RM माइनस 2RF, ठीक है। तो दोनों रेसिस्टेंस का आप फॉरवर्ड रेसिस्टेंस माइनस करोगे, प्रैक्टिकल केस, ये चीज, ठीक है। तो ये आपका आ गया इधर, ठीक है। तो अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया यहाँ पे, राइट। पूरा स्टोरी आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एक एक डेरिवेशन आपको करके दिखाया है, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के फ्रेम होते हैं। क्वेश्चंस आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएगा, ये सेंसिटिविटी का रिलेशनशिप पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से केस में कौन सा सेंसिटिविटी होगा, कितना आपका रेक्टिफायर का रीडिंग आ रहा है, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग आ रहा है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे रीडिंग का मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे दिया है आपको, दोनों फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के इंस्ट्रूमेंट में। एरर के बारे में पूछा जा सकता है, एरर कैसे पूछेगा कि एक्चुअल में आपका जो डीसी वैल्यू होगा, एक्चुअल में डीसी वैल्यू होगा वो आपका ट्रू वैल्यू हो गया, मेजर्ड वैल्यू कैसे आएगा, ये आएगा मेजर्ड वैल्यू, पीएमसी रीडिंग इनटू 1.11, आपका मेजर्ड वैल्यू आएगा, ट्रू वैल्यू से माइनस ट्रू वैल्यू करोगे एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो एरर पूछा जा सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप पूछा जा सकता है आपसे, एप्लीकेशन तो हमने देख लिया, डेरिवेशन पूरा देख लिया है। यहाँ पे सीरीज मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस या सोर्स रेसिस्टेंस के केस में आपका ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, सेंसिटिविटी ये हो गया, बाकी पूरा चीज आपका कवर हो चुका है यहाँ पे। तो हमारा एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का यहाँ पे पूरा चीज कवर होता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया है, राइट। तो आपको एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। इस एप्लीकेशन में हमने ड्रॉबैक को रिमूव कर दिया ऑलमोस्ट, कि जो एसी सिग्नल हम मेजर नहीं कर पाते थे वो हम रेक्टिफायर के थ्रू मेजर कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 टाइप के रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर था, एक डायोड था, एसी सिग्नल प्रोवाइड किया, थोड़ा सा स्केल को कैलिब्रेशन किया 2.22 से मल्टीप्लाई करके, और हमने सेंसिटिविटी के बारे में और सब कुछ बात कर लिया था। फिर फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट देखे, उसमें हमने स्केल को मॉडिफाई किया 1.11 टाइप से, और यहाँ पे 2 डायोड एक साइकिल में कंडक्ट कर रहे थे तो उसके कारण हमने -2RF यहाँ पे किया है, -2RF, राइट। और आपका सीरीज रेसिस्टेंस का ये रीडिंग के केस में 1.11 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका आई एवरेज एसी इज 0.9 ऑफ आई एवरेज डीसी। ये 0.9 कहां से आ रहा है, ये 0.9 2√2/π से आ रहा है, करेक्ट। और ये कैसे आया था, ये तो हमने सिंपल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू ही निकाला था, ठीक है। तो पूरा चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, यहाँ पे अज्यूम करके लिखा था कि आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू है, इसलिए मैं आराम से कंपेयर कर सकता हूं। तो ये सब पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका है। तो अब मैं आराम से मूविंग आयरन के बारे में डिस्कस कर सकता हूं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला रहेगा और वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं मूविंग आयरन की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।